रूबरू कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपसे भेंट करवा रहे हैं टीवी और फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान से। आपसे बातचीत कर रही हैं प्रियंका ठाकुर और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं मनोज जैन। रूबरू कार्यक्रम में मैं प्रियंका ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं दूरदर्शन से प्रसारित महाभारत सीरियल के युधिष्ठिर, जी हाँ, गजेंद्र चौहान जी से, जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों को रोमांचित किया था। उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों में भी काम किया। 2015 में उन्हें फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो चलिए मिलते हैं गजेंद्र जी से। नमस्कार गजेंद्र जी। नमस्कार प्रियंका जी, मैं गजेंद्र चौहान बोल रहा हूँ। रूबरू के तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। सर, आपने एम्स से रेडियोलॉजी में डिप्लोमा किया था, फिर आपने चिकित्सा के क्षेत्र से अभिनय के क्षेत्र में कैसे प्रवेश लिया? एक्चुअली ये कहानी बहुत पीछे जाती है, जहाँ मैं अपने गांव में होली के त्योहार पे छोटी छोटी स्किट्स किया करता था। और मुझे याद है दिल्ली में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 7वीं क्लास में मुझे श्रवण कुमार का रोल करने का अवसर मिला था और मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। तो मुझे लगता है कहानी वहां से शुरुआत होती है जी। और जो धीरे धीरे एक शौक के तौर पे कॉलेज में भी रही और एम्स में जब मैं गया तो वहां भी मैं छोटी छोटी स्किट्स करता था हर कल्चरल प्रोग्राम में और एंकरिंग करता था। लेकिन मुंबई का रास्ता नहीं मालूम था, यहाँ की गाइडलाइंस नहीं मालूम थी कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे जाया जाए जी। तो दिल्ली में ही चैम्सफोर्ड क्लब में प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब से मुलाकात हुई थी जी। और एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनका जो एक्टर्स स्टूडियो है मुंबई में, उससे मेरा एडमिशन हुआ था और वहां से ये जर्नी शुरू होती है। बहुत बढ़िया सर। आपने एजुकेशन रोशन तनेजा के इंस्टीट्यूट से लिया, एक्टिंग क्लासेस, वहां से फिर आपकी ये जर्नी की शुरुआत हुई। आप बचपन से ही एंकरिंग और थिएटर ड्रामा करते आ रहे थे, जैसा कि आपने बताया। मैं बहुत एमेच्योरिश जो होता है ना अपना गांव में, मैं एक बहुत छोटे से गांव दिल्ली के शादीपुर खामपुर जगह है जी, राजपूतों का गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं। वहां कहा जाता है कि उस समय मुंबई जो है लोग सपने में भी नहीं देखते थे। अच्छा। तो बड़ा घबराहट होती थी, बहुत बड़े शहर है ये मुंबई जैसे, तो हिम्मत नहीं करते थे लोग जी। लेकिन जी। पता नहीं जाने कहाँ से वो पैशन जो था अंदर डेवलप हो रहा था एक्टिंग के प्रति, और धीरे धीरे स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट में भी रहा। और फिर जब रास्ता मिला तो हमने उस रास्ते को पकड़ लिया और फिर मुंबई पहुंच गए। लेकिन मुझे याद है जिस दिन मैं मुंबई पहली बार पहुंचा था तो मुझे ये नहीं मालूम था कि बॉम्बे सेंट्रल से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है। तो ये संघर्ष काफी लंबा रहा, 5-6 साल रहा, जब तक महाभारत नहीं आया। महाभारत से पहले मैंने छोटे छोटे सीरियल्स में, एयर हॉस्टेस एक मेरा बहुत अच्छा 13 एपिसोड का एक विनोद पांडे जी का सीरियल था जी। उसके पहले बहादुर शाह जफर था BR फिल्म्स का। छोटी छोटी फिल्में की, बड़ी फिल्मों में छोटे रोल किए। तो बिकॉज कोई गॉडफादर नहीं होने की वजह से, कोई गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से जो काम मिलता गया उसको बेहतरी से करते चले गए और काम में फिर बेहतरी होती चली गई। तो वो जो पैशन था धीरे धीरे जी, उसको पकड़ के हम लोगों ने आगे बढ़ते चले गए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, उससे बड़ी संजीदगी से और बेहतरीन तरीके से निभाया जाए तो वही काम बड़ा हो जाता है। मैं आपकी लाइन को और थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है। जी जी। आप छोटे काम को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात सर। BR चोपड़ा जी के साथ आपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाभारत के आपने युधिष्ठिर का किरदार निभाया, तो कैसा रहा वो कार्यकाल और BR चोपड़ा जी के साथ कैसे संबंध रहे आपके? चोपड़ा जी के साथ मेरे पिता और पुत्र जैसे संबंध थे एक्चुअली, और मैंने 27 साल लगातार उनके यहाँ काम किया है। शायद कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा होगा जिसमें मेरा नाम नहीं था, चाहे रोल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मैं उनके हर प्रोजेक्ट में 27 साल तक लगातार काम करता रहा। ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात थी कि इतने बड़े कंपनी में जो है मैं रेगुलर आर्टिस्ट बन के रहा। और महाभारत जब आई तो महाभारत शुरुआत जब हो रही थी तो मुझे कृष्ण के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था एक्चुअली। अच्छा। और वहां से कुछ कारणवश फिर मुझे बलराम में शिफ्ट किया गया और बलराम से फिर मुझे आउट कर दिया गया महाभारत से। अच्छा। और कुछ समय तक मैं बलराम से भी आउट रहा, तो कोई रोल नहीं था। लेकिन ये भी एक कहते हैं इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल, मुझे एक दिन रवि चोपड़ा साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कौन सा रोल कर रहे हो, तो मैंने कहा अभी तो मैं रोल कोई भी नहीं कर रहा हूँ जी। तो उन्होंने
उन्होंने कैमरामैन जो हमारे धर्म चोपड़ा साहब थे, जो चोपड़ा साहब के ब्रदर थे, जी जी, उन्होंने कहा कि जो युधिष्ठिर का रोल कर रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट बॉय। अच्छा, तो मेरे कॉम्बिनेशन में 5 जो भाइयों का सेटअप है उसमें वो लड़का जम नहीं रहा है जी, हम क्यों ना गजेंद्र को ट्राई करें। अच्छा, और उन्होंने मुझे मेरा ऑडिशन लिया युधिष्ठिर के रोल के लिए जी और फिर पूरी टीम के सामने मुझे पेश किया गया। और फिर पंडित नरेंद्र शर्मा जी जो विद्वान थे हमारे और जो पूरी महाभारत जिन्होंने नरेट की थी, एक्चुअली उनका जो फाइनल डिसीजन था वो सर्वोपरि होता था। तो मुझे जैसे ही पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि ये है मेरा युधिष्ठिर, तो वहां से मेरी युधिष्ठिर की जो जर्नी है वो वहां से शुरू होती है और बड़ा खुशकिस्मत हूं कि आज तक वो चल रही है। देखिए, किसी भी कलाकार के लिए पहचान होना बहुत आवश्यक है, लेकिन वो पहचान कभी भी उसके किरदारों पे हावी ना हो, ताकि दूसरे किरदार से करते वक्त जो है परेशानी ना हो। तो मैंने इस इमेज को महाभारत के खत्म होते होते तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि ताजमहल एक ही है, हिमालय एक ही है, एक ही लता मंगेशकर है और एक ही सचिन तेंदुलकर है। तो ये जो किरदार होते हैं ये लार्जर देन लाइफ होते हैं। गब्बर सिंह सारी जिंदगी गब्बर सिंह बन के रहे, चाहे उन्होंने 250 फिल्में की, 250 पर वो तो ऐसे ही युधिष्ठिर जो है पिछले 32 साल से मेरे नाम से चिपका हुआ है। मैं बहुत सारा काम मैंने किया है, लेकिन वो युधिष्ठिर की इमेज जो है, ठीक है, कोई ऐसी खराब इमेज भी नहीं है जिसको नफरत से देखा जाए। जी जी जी, और लोग प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। जी, टेलीविजन के बाद फिल्मों में कामयाबी का सफर आपका कब शुरू हुआ? फिल्में तो शुरुआत में ही मिलनी शुरू हो गई थी जी, लेकिन उस तरह के रोल नहीं मिलते थे। 1986 में जब न्यू कमर्स की एक कमी नजर आ रही थी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उस वक्त एक इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो इम्पा है मुंबई की, जी, उन्होंने एक टैलेंट हंट किया था और 1986 में मैंने वो टैलेंट हंट जो है जीता था। एक्चुअली आई वॉज अ टॉपर और उसमें मुझे 27 दिन में 34 फिल्में मिली थी और कोई गॉडफादर ना होने की वजह से वो फिल्में लॉन्च नहीं हो पाई। सारे के सारे प्रोड्यूसर्स ये वेट करते रहे कि कौन इनको लॉन्च करेगा। तो 2-3 फिल्में शुरू भी हुई, इनकम्प्लीट रह गई, कुछ बनी, रिलीज नहीं हो पाई, तो कैरियर फिर एक बार ढलान पे आ गया वापस। लेकिन महाभारत 2 साल के बाद 1988 में जब आई, वहां से कैरियर फिर टेलीविजन की तरफ बढ़ गया और फिल्में भी साथ साथ करता रहा मैं। मेरा दौर कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं सिर्फ टेलीविजन में ही व्यस्त रहा। मेरे पास फिल्में भी रही, एड्स भी रही, डॉक्यूमेंट्रीज भी रही, सीरियल्स भी रहे। सीरियल्स तो इस मात्रा में रहे कि एक समय 95-96 में मैं 8-8, 9-9 शिफ्ट करता था टेलीविजन की। 2-2 घंटे से ज्यादा एक प्रोड्यूसर को नहीं दे पाता था, लेकिन मैं फिर भी उनका काम खत्म करके अगली शिफ्ट में चला जाता था। तो टेलीविजन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। फिल्में मुझे मिली अच्छी, लेकिन फिल्में मेरी उतनी कामयाब नहीं हुई, और कामयाब हुई तो मेरे रोल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला या उस रोल की वजह से मुझे दूसरी फिल्में नहीं मिली। लेकिन सीरियल जो है मुझे लगातार एक के बाद एक मिलते रहे और बहुत अच्छे अच्छे सीरियल मिले, जिसमें अजनबी था, अपराजिता था, अग्नि था और बहुत सारे सीरियल मुझे बहुत अच्छे चले हैं। और संगीत सम्राट तानसेन बहुत अच्छा चला। तो दूरदर्शन में करीब करीब 95% वर्क जो है मेरा दूरदर्शन के साथ रहा और वो दूरदर्शन पे कई सौ सीरियल मैंने किए हैं और लगातार वो एक के बाद एक हिट होते चले गए। तो टेलीविजन में मैंने अधिक काम किया है फिल्मों से। कभी आपने एसपी, कभी आपने मिस्टर कपूर और कभी पुलिस कमिश्नर, तो कभी अर्जुन सिंह की भूमिका निभाई। इन सब भूमिकाओं से सबसे श्रेष्ठ आपने अपने आप को कहाँ पाया? मुझे अभी भी लगता है कि मैं वो आर्टिस्ट हूँ जो शायद इससे भी आगे कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं, जैसे संजीव कुमार साहब के 9 रोल थे ना जी, नया दिन नई रात में, मुझे कोई ऐसी फिल्म मिले, कोई ऐसा सीरियल मिले जिसमें बहुत सारे रंग एक साथ दिखाने को हों। जैसे अभी एक मैंने पिछले दिनों फिल्म की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर, अच्छा, दंगा 1946, वो बंगाली में थी और उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला झारखंड फिल्म फेस्टिवल में। और अभी मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ, एक और नरेन। क्या बात है। उसमें 2 रोल मैं कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का जी और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। क्या बात है। उम्मीद है कि मैं इस कसौटी पे खरा उतरूंगा। किरदार अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। रेडी होने के लिए मुझे पूरे मेकअप और गेटअप के साथ करीब करीब 4 घंटे लगते हैं। हम बायोपिक नहीं बना रहे हैं, हम उनकी जिंदगी के ट्रू इंसिडेंट्स उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और वो पीरियड है 2014 से 2024 तक। ओके। अब लोग पूछते हैं कि 2021 में 2024 कैसे दिखाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताऊं ताकि हमारे जो श्रोता है वो भी जान सके। जी जी बिल्कुल। अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रदरहुड का जो मैसेज दिया था,
आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी सारे देश को यही मैसेज दे रहे हैं, ब्रदरहुड का। जी जी। तो मैं कहानी में दोनों का कंपैरिजन ये है कि जो मैसेज उन्होंने छोड़ा था जहां से, उसको मोदी जी आगे लेकर जा रहे हैं। और 2014 से जब से पावर में आए हैं, 2024 तक उनका विजन क्या होगा इस देश के लिए, देश को कहां देखना चाहते हैं वो, ये भाईचारे को इस देश के अंदर किस तरह से देखना चाहते हैं, ये हमारे थ्रू कुछ इंसिडेंट्स हैं जो इस फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल। आपने रोशन तनेजा जी के एक्टिंग स्कूल से अभिनय की बारीकियां सीखी हैं, तो उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, दिल्ली के एक चैंस रोड क्लब में वो ऑडिशन लेने आए थे और मैं दिल्ली में रहता था उन दिनों, तो मैं ऑडिशन देने गया था। वहां पे मुझे अभी तक याद है 200 लड़के लड़कियां आए हुए थे, और जैसे ही तनेजा साहब सामने आए तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया अंदर। मैं जबकि सबसे पीछे बैठा हुआ था, अचानक उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, थोड़ा सा डिक्शन वगैरह पे काम करना पड़ेगा। जी। और उन्होंने एक सीन मुझसे करा के देखा, तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा कि तुमको मुंबई आना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट। तो मुझे याद है सिर्फ 2 लड़के उन्होंने 200 में से सिलेक्ट किए थे जी। और हम लोग मुंबई आए, और मुंबई में जब क्लासेस ज्वाइन की तो जब सबसे जान पहचान हुई तो पता चला कि गोविंदा जो है हमारी क्लास में है, साहिल चड्डा हमारी क्लास में है, निखिल विनय म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो हमारी क्लास में, चंकी पांडे, आदित्य पंचोली, हम लोग सब एक ही बैच के थे और कुछ क्रैश कोर्स कर रहे थे, कुछ फुल टाइम कोर्स कर रहे थे। जी। तो वहां आके जब एक कंपटीशन की भावना जागी जी। तो समझ में आया कि हम लोग कहाँ खड़े होते हैं अपनी फील्ड में, और फिर उस कंपटीशन को एक चैलेंज के तौर पे लिया। मैं हमेशा कहता हूं कलाकारों के लिए कि कलाकार को कभी भी अपने अंदर का पैशन नहीं मरने देना चाहिए। जी। पैशन अगर जीवित है तो आप किसी भी बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। आपका पैशन हमेशा जिंदा रहे, आप उसके साथ काम करते रहे पैशन के साथ। आज मुझे करीब करीब 40 साल हो गए हैं फिल्म लाइन में, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरा हर दिन नया दिन है। जबकि मैं पहला शॉट देता हूं तो मुझे इतनी घबराहट होती है, मुझे लगता है कि मेरा सुर जो है डायरेक्टर के सुर से मैच करेगा या नहीं करेगा, और जब तक डायरेक्टर पहले शॉट को ओके नहीं करता तब तक मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा हिला रहता है। वो डायरेक्टर की ओके आने के बाद मुझे लगता है कि अब करेक्ट सुर है, और फिर बहुत आसानी से हो जाता है। जी। तो वो जो पैशन है ना, वो इंसान को हमेशा अपने अंदर का जीवित रखना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया सर, ये आपका अनुभव। सर एक बात बताइए कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो नई अभी जनरेशन आ रही है, थिएटर कर रही है, थिएटर से फिल्मों में जाती है, कई लोग बहुत फास्ट उड़ान लेना चाहते हैं। वो कहते हैं डायरेक्ट हमें नहीं करना, हमें अपनी मॉडलिंग और इस पे ध्यान देते हैं। तो उनके लिए कुछ आप शिक्षाप्रद बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अपना करियर करना चाहिए? मैंने जो अपनाया है, मैं उसके अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जब आप कलाकार बनने का सपना पालते हैं और आपके अंदर एक पैशन होता है तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे जो मुश्किल काम है मुंबई जैसे शहर में अपने आप को सर्वाइव करना। अब इस सर्वाइव करने के लिए सबसे मैंने जो रास्ता अपनाया, क्योंकि मैंने रेडियोग्राफी की हुई थी, दिल्ली से मैं मुंबई आया था, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढा। मुझे लगता है हर कलाकार को अपने स्ट्रगल के समय में एक पार्ट टाइम जॉब कोई ऐसा रखना चाहिए अपने पास जिससे वो सर्वाइव कर सके। अगर वो घर वालों पे डिपेंड होगा, दोस्तों पे डिपेंड होगा, तो मुझे लगता है उसकी जर्नी बहुत शॉर्टकट हो जाएगी। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जिसे आजकल एक शब्द भी है आत्मनिर्भर होगा अपने आप में, तो मुझे लगता है कि उसकी जर्नी जो है आसान हो जाएगी। वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमेशा जीवित रहेगा। तो अगर वो इस तरह का कोई अपना पार्ट टाइम जॉब ढूंढे, जैसे मैं सारा दिन स्ट्रगल करता था लेकिन शाम को 7 से 10 जो है पार्ट टाइम जॉब करता था, तो उसने मुझे हमेशा जीवित रखा। और दूसरा जो है आपकी इकोनॉमिक्स जो होती है ड्यूरिंग स्ट्रगल, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। उसमें एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होने चाहिए, ओवरऑल ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आप को ठीक ठाक सर्वाइव कर रहे हैं उसके बीच में। तो अगर ये सब चीजें ध्यान रखी जाएं और अपने आप को व्यस्तता, कलाकार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है जब वो खाली होता है जी, क्योंकि वो एक टेंशन का कारण बनता है। जब आदमी के पास काम होता है, व्यस्तता होती है, तब उसको मालूम नहीं पड़ता। लेकिन टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये 3 चीजें जो है मैंने जिंदगी में अपनाई हैं, और इन तीनों चीजों को मैनेजमेंट को लेके चला तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी जर्नी को जो है अपने रास्ते को थोड़ा आसान कर लेता है। ये तीनों चीजें, एक तो एंगर मैनेजमेंट करना भी बहुत आवश्यक है कलाकार को। छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो है इंसान को दूसरा रूप देता है और वो उसके काम को खराब करता है। फाइनेंस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है कलाकार के लिए। टाइम मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो समय पे चीजें पूरी कर पाएंगे, समय पे आप हर चीज कर पाएंगे, तो उससे जो है सारी सुविधाएं जो है आपके रास्ते को क्लियर करती चली जाएंगी। ये थोड़ी छोटी चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें, अपने आप को व्यस्त रखना, इन चीजों को मैनेज करना, ये सारी चीजें लेके कलाकार चले तो मुझे लगता है कि
उसका जो स्ट्रगल है थोड़ा आसान हो जाता है। जी, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। आपकी फेवरेट मूवी 3 इडियट्स है, इसके अलावा कोई और मूवी जो आपको बहुत पसंद हो? देखिए, फिल्में तो बहुत होती हैं। एक डस्टिन हॉफमैन की फिल्म आई थी लेफ्ट फुट, ओके। वो मुझे बहुत पसंद थी एक्चुअली, क्योंकि वैसा ही एक रोल मुझे करने को मिला था। उफ ये मोहब्बत मेरी एक फिल्म थी ट्विंकल खन्ना जी के साथ में जी। उसमें मैंने वो रोल किया था, और उस रोल में जो है बहुत सारी बाधाएं होती हैं। जैसे हमारे एक्टिंग कोर्स में एक सब्जेक्ट होता है एक्शन प्रॉब्लम। जब आप किसी किरदार को करना चाहते हैं, कोई एक्शन करना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आए, जैसे वो कैरेक्टर जो हकलाता था, प्लस -12 का चश्मा लगाता था, प्लस जिद्दी बहुत था, बहुत सारी उसमें चीजें डाली थी डायरेक्टर ने। तो मुझे वो रोल करने का बहुत अच्छा अवसर मिला था, और वो कहीं ना कहीं लेफ्ट फुट में जो डस्टिन हॉफमैन ने किया था, जैसे अगर आपको याद हो तो राजा फिल्म में परेश रावल जी ने एक रोल किया था, वैसा ही मिलता जुलता। तो उस तरह का ये रोल था, लेकिन फिल्म नहीं बहुत ज्यादा चल पाई, तो क्या हुआ, वो नोटिस नहीं हुआ, वरना उस रोल पे मैंने बहुत मेहनत की थी। वैसे तो हिंदी फिल्मों में मैं कोशिश करता हूँ हिंदी फिल्मों में ज्यादा जोर दूं, क्योंकि हमको हिंदी सिनेमा में जीवित रहना है जी। अभी कभी चांस मिलेगा हॉलीवुड में जाने का। वैसे मैंने हॉलीवुड की 1-2 फिल्में की हैं जी। तो अभी भी एक और फिल्म मैं कर रहा हूँ जिसका नाम है कश्मीर। ये हॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर हैं, वो बना रहे हैं। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल मैं कर रहा हूँ। ये जो पंडितों को जो कश्मीर से विस्थापित किया गया, उसका जो मेन कैरेक्टर है पंडित, वो रोल मैं कर रहा हूँ। तो वो फिल्म बहुत जल्दी फ्लोर पे जाने वाली है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर, एफटीआई के 3 साल के कार्यकाल में आपको कैसा अनुभव आया? स्टूडेंट्स के साथ कैसे 3 साल बीते आपके? देखिए, ये एक बहुत ही राजनीतिक सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि उससे पहले कभी भी कोई टेलीविजन एक्टर फिल्म इंस्टीट्यूट का चेयरमैन नहीं बना। मैं अपने आप को सिर्फ टेलीविजन एक्टर इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं ज्यादातर पॉपुलर हुआ टेलीविजन के माध्यम से। फिल्में मैंने बहुत की हैं, रीजनल फिल्में बहुत की हैं, करीब 300-350 फिल्में मैं कर चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नाम के आगे एक टेलीविजन एक्टर की स्टैंप है, बिकॉज ऑफ महाभारत एंड अदर सीरियल्स। जब मुझे एफटीआई का चेयरमैन बनाया गया, तो उसमें 2-3 चीजें जो है बहुत प्रोमिनेंट मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक तो ये कि वहां पे जो चेयरमैन का टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, और वो फिक्स होता है जी। 2014 से 2017 का जो पीरियड था वो मेरे नाम था, जबकि मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 9 जून 2015 को जी। तो 1 साल 3 महीना तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था मेरे टेन्योर का। अच्छा। उसके बाद 7 महीना स्ट्राइक रही, तो 7 जनवरी 2016 तक मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो जब मैं वहां का चेयरमैन बना तो मुझे सिर्फ काम करने का अवसर मिला 1 साल 2 महीना। अब सोचिए, 3 साल में से सिर्फ 1 साल 2 महीना मिला मुझे। जनरल बॉडी सिर्फ 4 करने को मिली पूरे साल में। 3 साल में से जिसमें 12 होनी चाहिए उसमें से 4 करने को मिली। लेकिन मैंने फिर भी, जब मुझे ये समझ में आया कि भाई मेरे पास समय कम है, तो मैंने पूरे टेन्योर को 2020 की तरह खेला जी। भाई रन ज्यादा है और ओवर कम है, अपने को फास्ट खेलना है जी जी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि एक काम जो 1960 से आज तक नहीं हुआ था वहां, वो मैंने अपने टेन्योर में 27 डेज में करवाया। क्या बात है सर। वहां पे डिप्लोमा मिलता था जी। और मेरे को ये सोच थी कि जब ग्रेजुएशन करके वहां लड़के आते हैं तो उनको डिप्लोमा क्यों दिया, मास्टर डिग्री क्यों नहीं दी जा रही है। तो मैंने 27 दिन के अंदर मिनिस्ट्री से बात करके और उनके जो चेयरमैन थे उनसे बात करके, उनकी टीम को बुला के पूरा सर्वे करा के 27 डेज के अंदर उस डिप्लोमा को मास्टर डिग्री में कन्वर्ट कराया जी। 2 साल वहां 0 पीरियड था, एडमिशंस नहीं हुए थे, मैंने वो एडमिशन दोबारा से शुरू करवाए जी। और 28 स्टेट्स के अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में वहां पे हर कोर्स में सिर्फ 10 सीटें हैं एफटीआई में जी। 6 कोर्सेज में 10-10 सीटें हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं जी। हिंदुस्तान में क्या सिर्फ 10 ही लोग हैं जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं जी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, 28 स्टेट्स के अंदर में एफटीआई इनिशिएटेड कोर्सेज शुरू किए जी, जो 30 डेज, 40 डेज, 20 डेज, आसाम से लेके पांडेचेरी तक और श्रीनगर से लेके अंडमान निकोबार तक जी। 28 स्टेट्स में एफटीआई इनिशिएटेड कोर्सेज शुरू हुए, उससे पैसा भी आया और हमारा जो विस्तार था एजुकेशन का, फिल्म एजुकेशन का, वो 28 स्टेट्स में फैल गया। आज भी वो कंटिन्यू है जी। और मेरे पहले फर्स्ट ईयर का टर्नओवर जो था 1,80,00,000 प्लस था एफटीआई को जी। तो ये सारी चीजें जो है
वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन किया गया, सीसीटीवी जो काफी बेकार पड़े हुए थे उनको ठीक किया गया, हॉस्टल्स को मेंटेन किया गया, जो स्टूडियो से उनको मेंटेन किया गया, डायरेक्टर परमानेंट थे, डायरेक्टर लेके आए, डीन लेके आए, रजिस्ट्रार लेके आए, आई वाज द ओनली वन, चेयरमैन बना दिया और बाकी चीजें नहीं थी वहां सुविधाएं। तो उन सबको मैंने 2020 मैच की तरह फास्ट फॉरवर्ड में करके उन सब चीजों को विस्थापित किया। और आप गौर कीजिए, आज 5 साल से वहां से आवाज नहीं आई है। पूरे मामले में जो है एफटीआई वाले जो विवाद था उसमें स्टूडेंट्स का कसूर नहीं था, उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। 8-10 साल से वहां स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनके एग्जाम्स नहीं हुए थे। तो सारी सुविधाएं जो हैं मैंने 1 साल 2 महीने में ला के उनको काम पे कंप्लीट करके, जिसकी वजह से आज 5 साल के बाद भी वहां शांति है। किसी चीज की ये तकलीफ नहीं है, स्टूडेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। बल्कि एक दौर तो ऐसा आया जब मैंने वहां से मेरा टेन्योर खत्म हुआ, मीडिया ने कहा कि मैंने रिजाइन किया। मैंने कभी भी रिजाइन नहीं किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। मेरा टेन्योर कंप्लीट हुआ 3 मार्च 2017 को, और मैंने वो 3 साल का जो पीरियड, ब्लॉक पीरियड होता है, वो कंप्लीट किया। तो उसमें ये हुआ कि स्टूडेंट्स ने बाद में मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, वी आर मिसिंग यू हियर नाउ, बिकॉज क्या हो रहा था, बहुत समय से वहाँ काम नहीं हो रहा था एक्चुअली। जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही थी, टाइम पे अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो सारी चीजें जब उनको मिली तो उनकी लाइकिंग बढ़ गई मेरे लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, 17 स्टूडेंट्स मुझे याद है मेरे घर पे मुझे मिलने आए थे मुंबई। क्या बात है, ये सब जाइए मत प्लीज। शुरुआत कैसे हुई थी और अंत कैसे हुआ, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे काम को बाद में एक्सेप्ट किया गया। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं, माई ऑनेस्टी इज नॉट फॉर सेल। मेरी ईमानदारी से जो काम करने की लगन है तो सिर्फ मैं ही जानता हूं कितनी है, और मैं उसको कभी सेल के नहीं रखा हुआ। मैं जब काम करता हूं तो सिर्फ काम करता हूं। बहुत बढ़िया सर, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे श्रोताओं के लिए निकाला। मैं उसके लिए और आकाशवाणी की तरफ से आभारी हूँ। जाते जाते एक गीत हम आपकी पसंद का हमारे श्रोताओं को जरूर सुनवाना चाहेंगे, तो जो भी गीत आपको पसंद है हमें बताइए। मैं तो यही कहूंगा कि एक कलाकार होने के नाते कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना क्या। बहुत बढ़िया, चलते हैं, विदा लेते हैं रूबरू कार्यक्रम से। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं, आपके स्टाफ को शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। रूबरू कार्यक्रम में आप सुन रहे थे टीवी और फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान से प्रियंका ठाकुर की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मनोज जैन। मिलते हैं रूबरू के अगले कार्यक्रम में फिर एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए।